अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और आज का शो जनाब बहुत ही यादगार होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको अपना तारुफ करवा दें। रस्मन मैं हूँ उज़ैर मलिक और दुआ करता हूँ कि आज की ये सुबह आपकी ज़िंदगी में वो तमाम रंग भरे जिनके आप मुंतज़िर हैं। और आज सुनो पाकिस्तान के स्टूडियो में खुशबुएं भी हैं, खुशियाँ भी हैं। खुशबुएं तो वैसे हमेशा से होती हैं, लेकिन खुशियाँ आज कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि आज हमने एक ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए 800 एपिसोड्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। जी बिल्कुल, और मैं भी अपना तारुफ करवा दूं जी। नाचीज़ को कहते हैं माहम जाहिद, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और वाकई जी सुनो पाकिस्तान की आज बहुत ही यादगार सुबह है, इसमें आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे आज जी। यानी कि 800 मतलब 800 मॉर्निंग्स हम देख चुके हैं, और सिर्फ एक शो नहीं बल्कि ये आपके और हमारे दरमियान एतमाद का वो रिश्ता है जिसे आपकी मोहब्बत ने लाजवाल बना दिया। और उज़ैर वाकई आज जश्न का दिन है, हमारे पास तो है लेकिन लाजवाल आप बता रही हैं कि ये दास्तानें हैं, तो जनाब आपके साथ भी ये खुशियां जो है हम आज शेयर करने वाले हैं, और आपको भी जनाब इन सेलिब्रेशंस का खास तौर पर हम हिस्सा बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आलमी उफ़क़ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहाँ हम नज़र डालें तो पूरी दुनिया जी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ईरान अमेरिका कशीदगी अपने 33वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। क्या अमेरिका नज़रियाती तौर पर मजबूत ईरान को शिकस्त देने में कामयाब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ईरान की अंदरूनी क़यादत में वाकई दरारें पड़ चुकी हैं। आलमी हालात के साथ साथ मुल्की हालात पर भी अगर नज़र डालें तो कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ महकमा मौसमियात ने 1 अप्रैल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और गरज चमक की नवीद सुनाई है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने जी आवाम को बहुत परेशान कर दी है। अफसरशाही ने आवाम को निचोड़ने का नया तरीका निकाला है। अब बिल जो है वो खपत पर नहीं बल्कि लोड पर आएगा, यानी अब आप पंखा चलाएं या ना चलाएं, बिल ज़रूर आएगा। और जहाँ पर मुश्किलें हैं वहाँ पर उनका हल और जिंदगी जीने का फन भी है। आज से स्कूल दोबारा खुल चुके हैं और हर माँ का एक ही सवाल है कि बच्चे के लंच बॉक्स में ऐसा क्या हो जो सेहत बख्श भी हो और बच्चा खुशी से खा भी ले। आज इसी उलझन को दूर भी करेंगे, और हमारे आज के सबसे खास मेहमान सीनियर फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर से लॉलीवुड के सुनहरी दौर से OTT के जदीद सफर पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बड़ी बेहतरीन और यादगार शो है, मौसीकी का तड़का भी होगा, तो आपने कहना और बिल्कुल इस शो को आपने 2 घंटे एंजॉय करना है। रिमोट का कोई काम नहीं है, उसको आप साइड पर रखें। यस बिल्कुल, ब्रेक में आप थोड़ा स्विच कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब प्रोग्राम का जी बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अगर ईरान की बात करें, ईरान पर जो मुसल्लत अमरीका और इसराइल की जंग है वो 33वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और सूरत हाल हम देख रहे हैं लम्हा बलम्हा बदल रही है। एक तरफ ईरान अस्फहान के करीब अमेरिका का इंतहाई महंगा रीपर ड्रोन गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराकर अपनी ताकत का जी खौफनाक मुजाहिरा की है। सदर ट्रंप की अपना हुरमस खुलवाने में नाकामी जो है वो हम देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है। ट्रंप को, बरतानिया और फ्रांस को हम देख रहे हैं खुले लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जी अपना तेल खुद हासिल करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो तज़ब्ज़ुब का भी शिकार देख रहे हैं हम आलमी मंजरनामे में देख। और इस जंग में सिर्फ बारूद ही नहीं है बल्कि साइबर वॉर भी अपने अरूज पर है। ईरान का 50 इसराइली सिक्योरिटी कैमरों का हैक होना जाहिर करता है कि ईरान की पहुंच भी कहां तक है। वहां पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के क़याम के लिए 5 निकाती मुश्तरका अमन मंसूबा पेश कर दिया है। क्या अमन मंसूबे को कामयाबी मिलेगी? इसी सूरत हाल का तज्जिया करते हैं, और आज हमें ज्वाइन किया है मामूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा सर कि 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से हमले से ट्रंप क्या पैगाम दे रहे हैं, असाइम क्या हैं? आपको क्या लगता है कि ये एडवेंचर कितना महंगा पड़ सकता है पूरी दुनिया? एट द सेम टाइम अपनी कैपेबिलिटी, कम्फर्ट, पोटेंशियल भी शो करना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। 2000 पाउंड बंकर बस्टर जो बम है ये कहीं और भी हम गिरा सकते हैं। सो एक साइकोलॉजिकल एक मैसेजिंग है। लेकिन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी है, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की आज की जो बातचीत उन्होंने की है, और मेरा ख्याल में उन्होंने रोड मैप देने की कोशिश, सो डेस्परेट टू क्लिंच डील
मसूद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां चल रही हैं, ईरान भी डटा हुआ है, कहीं बात हो रही थी कि अब जी अमन अमान वाली सूरत हाल होगी, लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, कोई बन नहीं पा रहा, और जिस तरह से मईशतें डिस्टर्ब हैं तमाम मुल्कों की, ये आपको मामला कुछ थमता दिखाई दे रहा है, मुज़ाकरात की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? लाइकली है जिस तरह मैं कह रहा था, क्योंकि बहुत डेस्परेशन है, और डेस्परेशन में इस तरह है कि वो चाहते हैं कि कोई एक डील को वो क्लिंच करे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वार है दैट हैज स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और जो अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग थी, वो डिप्लोमेटिकली थी या मिलिटरीली थी, पॉलिटिकली थी, और वो इकोनॉमिकली वो उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है, डेंट पड़ गया है। और इसी तरीके से अब लोग इसको इक्वेट करते हैं कि आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल कैरी किया है, उस वक्त ये स्टेट ऑफ डंडरस तुर्किया के पास है, और वो आर्टेमस उसको कंट्रोल कर रहे थे बस। तो उसमें बेसिकली ये एजियन सी और ब्लैक सी को लिंक करती थी, तो उस पे भी जंग हुई थी, और उसमें कोई 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो वो कह रहे थे इस तरह की चीजें हैं या रिपीट हो सकती हैं, या वो कहते हैं सुएज कैनाल की मूवमेंट भी रेफर करते हैं कि वहां पे भी इस तरह के हालात वाकयात पेश आए थे। तो देयरफॉर देखें कि अब उन्होंने क्या कहा, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन भी नहीं होती, बट स्टिल वी विल गो फॉर एक अंडरस्टैंडिंग कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब उनको बज़ाहिर लग गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक डिफॉल्ट वार ऑब्जेक्टिव था, जिसको देखना खोलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन, बट वो समझ गए हैं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सीरियस कैजुअलिटीज होंगी, तो उससे उन्होंने अवॉइड कर रहे हैं। और सेकंड जो देखें कि खिते के अंदर जो जीसीसी कंट्रीज में इनके बेसिस थे, या जीसीसी कंट्रीज को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सके, सो उधर भी एक फर्क पड़ गया है, डैमेज हुआ है, डेंट पड़ गया है, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज भी रियलाइज कर रहे हैं भाई अमेरिका पर जिस पे रिलाई किया था वो हमें कुछ नहीं कर सका। सो वो भी मसाइल इसके लिए। फिर आप देखें बैक होम अमेरिका में रैलीज है, मिलियंस लोग सड़कों पे हैं, नो किंग्स की वहां पे बात हो रही है, और जो 60% लोग इस जंग को अपोज कर रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आए हैं, तो मेरे ख्याल में वो अभी पीछे हट रहे हैं, और कल जो सुबह है जो हमारे 6 बजे उन्होंने एड्रेस करना है अमेरिकन अवाम को, और उसमें मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेटजी देंगे कैसे वो यहाँ से निकलेंगे। यकीनन वो ये क्लेम करेंगे कि हमने उनके सब कुछ तबाह कर दिया है, अगले 10 से 15 साल वो बम नहीं बना सकेंगे, तो सो करके चीजें करके अपना आप को निकाल लेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान ने इस्फहान में हम देख रहे हैं कि MQ-9 ड्रोन गिराया, जिसकी मालियत $30 मिलियन बताई जा रही है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है ईरानी फिजाई दिफा की? जी हाँ, देखें कि हमने जिस तरीके से देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट वो क्लेम करते रहे कि वी हैव डिस्ट्रॉयड दियर 90% एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने कहा कि एयर सुपरमेसी है ईरान के ऊपर जब हमारे जहाज आते हैं, देयर इज नो एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव साबित हुआ, मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट एक तो एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे ईरानियन सोल्जर्स को भी जाता है, लेकिन पीछे यकीनन रशिया की सपोर्ट इसमें पास में शामिल रही है, जिसमें S-300 भी इनके पास सिस्टम था, जो दूसरे सिस्टम थे। और फिर लोग ये भी दावे करते हैं कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस है, टारगेट की इंटेलिजेंस होती है, वो रशिया की तरफ से मिलती है, या इनके पास बैडोस फ्लाइट सिस्टम है, जिससे बहुत एक्यूरेट यू कैन फॉलो एंड हिट द टारगेट। तो उससे ये कामयाबी हुई है। और जिस तरह नुकसानात हुए हैं ना, देखें कि अभी तक तो इस नुकसानात तो बता नहीं रहे हैं ना कि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ, इसराइल तो टोटल ब्लैकआउट है। तो लेकिन उससे भी ये है कि आप देखें कि जो जहाज है या प्रिंस फैसल मेरे ख्याल में जो बेस है, वहां पे जो नुकसान हुआ है, जहाज वहां पे रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज खड़े थे उनका डैमेज हुआ है, एल्सवेयर भी सारे हुए, या एक्सीडेंटली जो फ्रेंडली फायर में F-15 जहाज गिरे थे, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। और पहले 6 दिन का जो एक्सपेंडिचर था इट वाज $11.2 बिलियन। तो आप उससे हिसाब कर लें, अगर 31 दिन प्लस हो गए तो कितना खर्चा हुआ है। और ऊपर से ट्रम्प ने कहा कि ये खर्चा हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के क़याम के लिए 5 निकाती मुश्तरका अमन मंसूबा पेश किया है, तो आपको लगता है कि ईरान या अमेरिका लचक दिखाएंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो किसी राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे?
जी हाँ, देखें, ये बेसिकली ये तमाम उस तरफ एक कदम है। कदम क्या मतलब है कि फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं। यकीनन ईरान ने कहा होगा कि चाइनीज गारंटीज इसमें, वो गारंटर भी हो इसमें। और क्योंकि हम्म। चाइना और ईरान के दरमियान 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है जी। पिछले साल, हमने देखा। और $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी है। हम्म। तो दैट इज वेरी ह्यूज। और फिर चाइना इस 90% जो ऑयल है चाइना वो ईरान से खरीदता है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देयरफॉर फिर चाइना की मदद भी साथ रही है हम्म। इवन जंग से पहले। तो चाइनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाइना इज ऑन बोर्ड, इसका मतलब है रशिया इज ऑन बोर्ड। तो देयरफॉर चाइनीज के पास जाना, फिर देखिए चाइना और हमारे ताल्लुकात, वो मतलब उसको कोई हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतने ट्रस्ट के साथ हैं। जी। तो सिमिलरली ईरान ने भी यही ख्वाहिश की है और वहां पे भी यही बात हुई है। देखिए डार साहब जब वहां पे गए, वहां पे भी सीज फायर की बात की गई है और सेफ शिपिंग की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है। और उन्होंने कहा है कि हमले जो मजीद, उन्होंने कहा, खित्ते में नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीजें हैं, वही चीजें हैं जो पाकिस्तान ने चाहा है कि वही हो। और अभी जिस तरह जेस्चर्स अभी आ रहे हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं, गारंटीज दी जाती है, तो हम भी इसको कंक्लूड करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में होपफुली थिंग्स विल कंक्लूड मैक्सिमम नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम। हम्म। अच्छा, मसूद साहब, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब से बयानात भी दे रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप ना हुर्मुज़ खुलवाए बिना भी जंग बंद हो सकती है, किसी मुआहदे के बगैर भी जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है, और 2 से 3 हफ्तों के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये सारे दावे जो हैं ये किए जा रहे हैं जो कि समझ में नहीं आते। और ऐसे में फिर मार्को रूबियो ये दावा भी करें कि ईरानी क़यादत में दरार पड़ चुकी है। क्या आपको लगता है कि हकीकत में ऐसा ही है, या फिर अमेरिका जो है अब सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है? और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एहतजाज चल रहा है, अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप को बादशाह कहकर मुखातिब किया जा रहा है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हुआ है, मैंने कहा कि जो लॉसेस, या आप समझ लें कि जो रेपुटेशन थी अमेरिका की, जो एक यूनिपोलर हब या कहते थे बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है, वो भी वो डैमेज हो चुका है। तो दैट्स वाई अभी वो चाह रहे हैं कि उनको पता है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की थी, मैं खुलवाऊंगा, क्योंकि दैट वाज द डिफॉल्ट वार ऑब्जेक्टिव था। लेकिन वो अब इनको पता चल गया दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब इसका देखे ना कि मैंने आपको मिसाल दी थी, वर्ल्ड वार 1 में 1,30,000 लोग मारे गए थे एक स्ट्रेट को खुलवाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि जिस तरीके से ईरानी तैयारी करके बैठे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इवन 500 लोग भी मारे गए अमेरिकन, तो फिर वहां पे क्या होगा। तो देयरफॉर इन्होंने इसको अभी रेलीगेट कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जिसकी जरूरत है वो आके खुलवाए, क्योंकि अमेरिका का डिपेंडेंट यूरोप पे है, नेटो पे है। उन्होंने कहा आप आगे खुद खुलवाएं। बाकी देखें, लीडरशिप में कोई दरार इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जो पीछे बिहाइंड द सीन पासदारान के जो सिस्टम है वो इंटेक्ट है। क्योंकि जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनाई ने सिस्टम को इतना मैच्योर कर दिया है और लाइन ऑफ सक्सेशन दी हुई थी, और आप देखें कि अभी भी लोग पीछे बैठे हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। फ्रंट पे प्रेसिडेंट भी है और इसके बाद जो मजलिस के स्पीकर हैं बाकर, तो वो भी बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है डिसीजन मेकिंग। दैट्स व्हाई देखें कि ईरान क्यों इंटैक्ट है। There is some gravity बिल्कुल मसूद साहब, ऐसे ही है। अब लास्टली ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से जो हम मौजू पे बात कर रहे हैं, जंग खत्म होने की ही बात हो रही है कि अब अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा। आपको क्या लगता है, अमरीकी दावों के मुताबिक अगर देखें तो हफ्तों में ख़त्म होगी, या खलीजी ममालिक एक तवील जंग में फंस चुके हैं? नहीं, खत्म हो जाएगी। और आप देखेंगे इस जंग के अख्तिताम के बाद दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, और ख़ास तौर पर वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में रीअलाइनमेंट्स होंगी। और स्पेशली जीसीसी कंट्रीज को आप देखेंगे फ्यूचर में, जो 4 कंट्रीज जो जिसको पाकिस्तान ने लीड किया, ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपने रीजन के अंदर। और उसमें आप देखेंगे फ्यूचर में ईरान इसमें शामिल हो जाएगा, उससे खिता बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इसके बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कुछ इख्तलाफात जरूर अरब ममालिक की वजह से हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के आने के बाद चीजें सेटल की तरफ होने की तरफ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फिर मामला जो हैं वो सेटल भी हो सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अब बेहतरी की तरफ गामजन है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर अब अपना तज्जिया भी दे रहे थे। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बातें कर रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझ से बाला तर हैं। मसलन वो कहते हैं कि जनाब आप ना हुर्मुज़ जो है
वो हम एक लम्हे के लिए उसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कोई मुकम्मल कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, उसको खुलवाए बिना भी जंग खत्म हो सकती है। फिर नया बयान आता है कि जनाब कोई मुआहिदा ना भी हो फिर भी हम जंग जो है वो खत्म कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं तो ये बड़े मजाका खेज लगते हैं। और साथ ही आप ये बातें दावे भी करते हैं कि इस मुंह से कि जनाब दरार पड़ चुकी है क़यादत के अंदर ईरानी, जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आता। उज़ैर बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग दावा करते हैं ताकतवर होने का, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं इनका असर रसूख है या ताकतवर हैं, वो जब इस तरह के इमेच्योर बातें करते हैं, जब कोई प्लान करके नहीं आते हैं, तो वो फिर यही बात है कि मुंह की खानी पड़ती है। अब अमेरिका देख लें पॉलिटिकली कितना डिस्टर्ब हो चुका है और आगे मिड टर्म इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो रिस्पेक्ट है वो स्टेक पर लगी है, अपनी कुर्सी स्टेक पर लगी है। तो क्या इससे क्या हासिल हुआ? अब ये सोचने की अमेरिका को जरूरत है, क्योंकि वो जो गई इज्जत है ना, वो अब शायद बहुत मुश्किल हो के दोबारा से बहाल एक स्टेट नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनाब एहतजाज हो रहा है, भरपूर एहतजाज हो रहा है। लोग अमेरिकन जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये पागलपन है जो कि किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पर वो तनकीद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बादशाह कह के मुखातिब कर रहे हैं कि ये जो किंगशिप है इसका सिलसिला रुकना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे में जवाब ये दे रहे हैं कि जनाब जजेस बहुत बुरे हैं, कभी मीडिया को कहते हैं ये बड़ा पैथेटिक है और फिर कहते हैं कि जनाब ये जो पिछले 4 साल जिनकी हुकूमत थी इन्होंने क्या किया, ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं। ईरान की दरार की बात करें ना, ऐसे लग रहा है अमेरिका में ही दरार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं भी किसी से कम्युनिकेट करके कोई डिसीजन तो लेते नहीं है। टैरिफ की बात हो वो कुछ नहीं पता, ये जंग छेड़ने की बात हो तो वो कुछ नहीं पता। तो अपने लोगों को तो एटलीस्ट एतमाद में लेते, तो ये सिलसिला कुछ करते तो शायद कुछ हासिल हो जाता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मईशतों का नुकसान हुआ। हम वो जो इमिग्रेंट्स को निकालने का ऑपरेशन किया था ना, अब उनकी बदुआएं लग डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है। बट वी होप के जी अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो अमन व अमान वाली सूरत हाल जो है वो कायम और दायम रहे। और पाकिस्तान भी बहुत कोशिशें करे, सालसी का किरदार अदा करे, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इस हवाले से लम्हा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि चीन एक बड़ा प्लेयर बनकर इसके सामने आया। इसहाक डार आप देखें कि चाइना विजिट कर रहे हैं और भी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, तो चीन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी, बच्चों के लंच बॉक्स की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं और स्कूल जी दोबारा से खुल गए हैं। और इसके साथ साथ माओं का जी बहुत बड़ा सवाल है कि जी बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। और अक्सर माएँ जी वक्त की कमी की वजह से बच्चों को जंक फूड या पैकेट वाले जूसेस देती हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए खामोश जहर साबित होते हैं। और एक सेहतमंद लंच सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि एक्टिव माइंड के लिए एक्टिव बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि गर्मी के इस मौसम में बच्चों के लिए लंच में बेहतरीन ड्रिंक्स और खुराक क्या होनी चाहिए ताकि वो दिन भर एक्टिव रहें, फ्रेश रहें। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत इशल साकिब, जो हमें बताएंगी कि लंच बॉक्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। तो इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताएं कि आमतौर पर माएँ जो है बहुत से वही रिवायती चीज़ें चल रही होती हैं, नगेट्स दे देते हैं या फिर फ्राइज दे देते हैं या कोई पैकेट दे दिया, चिप्स का साथ जूस दे दिया, इस तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं। इसका कितना नुकसान होता है बच्चों की सेहत? अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनकी हेल्थ पे, ओवरऑल उनकी वेलबींग पे, प्लस उनकी हाइट्स वगैरह भी सीज हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो पाती। तो उसमें है कि जितने भी आप प्रिजर्वेटिव से इनरिच चीज़ें देंगे बच्चों को, उनकी उतनी ही ग्रोथ सीज होगी, उतनी उनकी बॉडी में डिपेंडेंसी होगी। और फिर फर्दर लेटर ऑन क्या होता है कि जब वो एडल्ट्स होते हैं तो उनमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है। एट टाइम्स क्या होता है कि इस तरह के बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, बचपन में उनको मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े होके उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अगेन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लंच में बड़ा माइंडफुल होकर आपने देना होता है स्पेशली। और जो चाइल्डहुड है तभी से आपने उनके न्यूट्रिशन को इस तरह का बैलेंस करना है कि उनकी लंच में हर चीज़ हो, इनकॉर्पोरेट करें और उनको हेल्दी मील्स दें, इंस्टेड कि आप बिल्कुल सिर्फ प्रिजर्वेटिव इनरिच्ड चीज़ें दें। तो इसमें ये कि ऑब्वियसली एक सोशल स्टिग्मा भी है। बच्चे जब आप देखते हैं कि हेल्दी लंच के हम जो ऑल्टरनेटिव्स हमारी मदर्स चूज़ करती हैं जनरली, उसमें क्या होता है कि वो इतने मज़े के या इतने एपेटाइजिंग नहीं लग रहे होते। बच्चों को एक टैबू फील होता है कि मे बी हम थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी बच्चे बड़ा अच्छा लंच इंजॉय करें, हमारा लंच अच्छा नहीं, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन की तरफ बच्चे चले जाते हैं, लंच नहीं खाते प्रॉपरली।
और क्या होता है अपना लंच छोड़ने लग जाते हैं। मदर्स को लगता है शायद इन्हें भूख नहीं लगती, वेराज वो अपना लंच लाइक नहीं कर रहे होते। तो उसमें आपने ये करना है कि वापस ना भी लाएं तो दोस्तों को खिला के खाली डब्बा ले आया हमने खा या लिया। फिर वो एक्सचेंज भी कर लेते हैं कि आज तुम बिल्कुल। मेरा लंच बॉक्स खा लो, मैं तुम्हारा खा लूं, जिसकी लंच बॉक्स से टेम्पटेशन हो रही होती है। बिल्कुल इस तरह ही, इसलिए आपने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऐड करने। उसमें एक नगेट्स आपने अगर मार्केट मेड नहीं देने तो आप घर पे बना लें। अगेन उसमें क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों में, क्योंकि वो लोग आयरन इनरिच फूड नहीं खा रहे होते। तो उनमें नगेट्स या कोई भी प्रोटीन की फॉर्म आप खुद दे सकते हैं उन्हें। अगेन नगेट्स आप घर पे बनाएं, उसमें एक मिन्स चिकन के साथ आप उसको किसी भी फॉर्म में बच्चों को जो एपेटाइजिंग लगे, बेशक फ्लावर की फॉर्म में कुकी कटर्स रख लें, उसके साथ आप उनके अच्छी अच्छी शेप्स कट करके बच्चों को वो दें। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे पिज्ज़ा खाते हैं, पेपरोनी खाते हैं जो पिज्ज़ा के ऊपर लगती है, या सलामी स्लाइसेस खा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव आप घर पे बना सकते हैं। उसमें अगेन आपने दूध और चिकन मिन्स के साथ आप थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर ऐड करके उसको शेप दे दें स्लाइसेस की, और वो बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है बच्चों के लिए, सैंडविचेस में स्पेशली। अगेन फिर तीसरी बात ये कि ब्रेड का हम बड़ा डिफरेंट सोर्सेज चूज कर रहे होते हैं, वेरेज होल व्हीट ब्रेड हमेशा रिकमेंडेड होती है, बिकॉज बच्चे जनरली रोटी नहीं लेके जाना चाहते, तो सैंडविचेस दें तो होल व्हीट ब्रेड में दें। अच्छा, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग ब्राउन ब्रेड को होल व्हीट कंसिडर कर लेते हैं। ब्राउन एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है, लाजमी है कि हमेशा हर ब्राउन ब्रेड होल व्हीट ही हो। इसीलिए आप कोशिश करें कि होल व्हीट का टैग पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर होल व्हीट ही होगा, उसके सैंडविचेस बना के दें। अगेन अगर हेल्दी ऑल्टरनेटिव, इशल आप ये कह रही हैं कि जो माएँ हैं ना उनको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब बच्चों को अगर अट्रैक्ट करना है लंच बॉक्स की तरफ, और डिमांड भी ये होती है कि लंच बॉक्स भी मेरा ऐसा हो, प्यारा हो, कोई डिजाइन, प्रेजेंटेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर उसका खाने को दिल करेगा, अट्रैक्टिव होगा, तो ही वो बच्चा खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह इसी अट्रैक्शन में जो बात आप कर रही हैं, मैंने जो कुकी कटर्स मेंशन किए हैं, सब मदर्स अपने सिर्फ एक कुकी कटर ऐड कर लें। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोई फ्लावर की शेप का होता है, कोई स्टार, कोई सर्कल। उसमें एक है वेजिटेबल्स, क्योंकि बच्चे जनरली नहीं खा रहे होते, तो आप कुकी कटर से कैरेट की या फिर खीरे की या फिर किसी भी वेजिटेबल की शेप कट करके उन्हें लंच में दें, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो काउंट रख लेंगे कि आज हमने 5 स्टार्स खाए, 5 सर्कल्स खाए, इस तरह वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। प्लस कोई भी चीज़ इसमें किसी भी कलरिंग एजेंट के बजाय आप नेचुरल डालने स्टार्ट कर दे जूसेस, जैसा बीट रूट का जूस है, वो आप स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी को मैश करके उसमें डाल के आप दे सकते हैं, उसके कटलेट्स बना के दे सकते हैं। अगेन राइस आप दे रहे हैं तो राइस बॉल्स के अंदर आप वो डाल सकते हैं, तो वो पिंक राइस बन जाएंगे। तो बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं और फिर हेल्दी भी हो जाता है उनका लंच। अच्छा इशल, हम आगे बढ़े उससे पहले, लेकिन आपने जो ब्रेड की बात कर दी है, वहाँ पे मैं ज़रा आके थोड़ा सा रुक के आऊँ क्योंकि सैंडविचेस बना के भी दिए जा रहे होते हैं, बड़े भी खा रहे होते हैं। ये मार्केट में बहुत सारी ब्रेड्स अवेलेबल हैं, ब्राउन ब्रेड भी है, ब्राउन ब्रेड भी है, और फिर उसके अलावा होल व्हीट भी है। फ़र्क क्या है? लोग वाइट ब्रेड छोड़ के आए थे ब्राउन ब्रेड की तरफ के, चलें इसमें वो मिठास नहीं है, वो शुगर नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप बता रही हैं कि नहीं, उसमें भी और होल व्हीट में भी फ़र्क है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, होल व्हीट में क्या होता है कि आपने पहली बात है कोई भी चीज़ लेनी ट्रस्टेड आपने जगह से लेनी है, ट्रस्टेड बेकरी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर वही चीज़ें होंगी। अगेन ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में फ़र्क ये है कि ब्राउन ब्रेड में कलरिंग एजेंट है। जनरली क्या होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप पानी के अंदर ब्राउन ब्रेड को मिक्स करके डिप करके रख दें तो वो अपना कलर लूज कर देगा। तो इसीलिए आपने कलरिंग एजेंट्स वाली कोई भी चीज़ डेली बेसिस पे नहीं लेनी, बिकॉज हमारा नाश्ता होता है अंडा ब्रेड। तो जब आप डेली बेसिस पे ब्राउन ब्रेड खाएंगे और उसके अंदर कलरिंग एजेंट होगा तो आपके गट का बहुत बुरा हाल करेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप होल व्हीट ब्रेड पे शिफ्ट करें। ब्राउन ब्रेड में कलर ज़्यादा है, अगर ब्राउन ब्रेड है और उसमें नीचे होल व्हीट का टैग है तो भी आप कोशिश करें कि होल व्हीट ब्रेड जनरली बहुत डार्क कलर की नहीं होती, वो थोड़ी सी व्हीटिश कलर की होती है। जैसे रोटी है वो आप देखेंगे बहुत डार्क नहीं होती, तो इसीलिए आप हमेशा वो वाली ब्रेड ऑप्ट करें जिसका व्हीट लाइक कलर हो, क्योंकि उसके अंदर कलरिंग एजेंट्स नहीं होते। अगेन शुगर्स हर किसी में हिडन होती हैं, ऑयल भी हर किसी में हिडन होता है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस तरह की जगह से ले रहे हैं उसमें ऑयल या शुगर हिडन तो नहीं है, बिकॉज आपकी हेल्थ पे वो ऑब्वियसली बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रख सकता है। ब्रेड की ही बात हो रही है, आजकल तो रोटी की भी बहुत किस्में आ गई हैं। मतलब हम देखते हैं कि घर में बनानी ना पड़े, बस पीटा ब्रेड हो गई या टोर्टिला रैप, बने बनाए पराठे मिल जाते हैं। ये हेल्दी है? अच्छा, बने बनाए पराठे हेल्दी नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर में फैट्स हैं, तो फैट्स इतने हेल्दी नहीं होते। आप कोशिश करें घर पे होल व्हीट रोटी बनाएं और उसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि आपने आटा खुद पिसवाएं तो दैट उसके अंदर फाइबर का कंटेंट लूज़ नहीं हो, बिकॉज वाइट आटा जो हमें नॉर्मली मार्केट्स में मिलता है
वो हेल्दी नहीं होता, उसमें फाइबर नहीं होता, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। हमेशा होल व्हीट फ्लावर लें आप और उससे रोटी बनाएं, बिकॉज दैट इज़ हेल्दी। अच्छा इशल, ये सारी चीज़ें तो है, आपको भी गर्म कावा लेने की ज़रूरत है आपका गला जो है आज I'm under the undisturbed weather. है। मौसम में तब्दीली की वजह से ख्याल रखें। हमें ये भी बताएं कि अब तो देख रहे हैं कि चक्कियों पे वो ये भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये ठंडी चक्की का आटा है, ये मशीन वाली चक्की का आटा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत पर? अच्छा, उससे ये कि बिकॉज ऑब्वियसली हीट जो है ना वो उसकी कॉम्पोजिशन को अल्टर कर देती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे लहसुन है या फिर मतलब गार्लिक है, जिंजर है या कोई भी इस तरह का एजेंट है जिसमें हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़्यादा हीट में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ डिमिनिश कर देता है। अच्छा। तो इसीलिए आटा भी इस तरह ही है। तो जो स्टोन प्रेस्ड होती हैं बेसिकली उसमें ज़्यादा हीट इन्वॉल्व नहीं होती, वो रिकमेंडेड होती है कि आप वो लें, लेकिन ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप ले लें, नहीं तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट होल व्हीट हो, चाहे उसकी ग्राइंडिंग जैसे मर्जी हुई हो। अच्छा इशल, लंच बॉक्स पे अगर हम दोबारा आए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जितना भी टेम्पटिंग लंच बॉक्स क्यों ना हो, जितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर सेम होता है तो बोर हो जाते हैं। डेली मेन्यू माओ के लिए ये भी बड़ी एक परेशानी है। एक दिन अगर नगेट्स बना दिए, दूसरे दिन चले लेट्स सपोज घर में पिज्ज़ा भी बना दिए, बट इतना मेन्यू कहाँ से लाएं, क्या चेंजेस करें कि बच्चे खाएं भी? अच्छा, उसमें एक तो सैंडविचेस हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जो है आप एग नूडल्स बनाएं, ठीक है। उसमें कि होल व्हीट फ्लावर के अंदर आप अंडा डालें और सॉल्ट या जो भी आपने डालना है, उसकी कोई कलर नहीं डालना, कोई फ्लेवर नहीं डालना। उसकी जैसे रोटी आप बनाते हैं उसी तरह की स्ट्राइप्स कट कर लें और आप उसकी स्पेगेटी बना के दें या चाउमीन बना के दें। रेस्टोरेंट्स में भी यही होता है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा नगेट्स दे सकते हैं, सलामी दे सकते हैं जो मैंने आपको मेंशन किया अभी। उसके अलावा जो है आप उन्हें पराठा रोल भी दे सकते हैं, होल व्हीट पराठे का। उसके अंदर चिकन का कंटेंट डाल सकते हैं, अगेन बारबेक्यू दे सकते हैं। बहुत सारे और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, हेल्दी नूडल्स भी हैं, राइस दे सकते हैं, ब्राउन राइस दे सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी भी लगेंगी। ठीक है। अच्छा इशल, इनमें जो आपने ऑप्शंस बताई हैं बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, नो डाउट। उसमें ऐसा तो नहीं है कि देखें सारे क्लासरूम्स तो वो एसी वाले नहीं हैं, कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में भी हैं, बल्कि ज़्यादातर वो हैं। तो बहुत सारे मसाइल भी हो जाते हैं, माँ बाप को ये भी माहम बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि लंच बॉक्स कहीं बच्चे का ख़राब ना हो जाए, तो वो ख़राब हो गया तो उसकी सेहत पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो ये सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी ये इतना टाइम निकाल जाते हैं, और अगर वहाँ पर एसी नहीं भी है, कोई कूलिंग का उतना सिस्टम नहीं भी है, तो ये ख़राब तो नहीं होते लंच बॉक्स? बिल्कुल, ये सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है ना, तो आप ये करें कि लंच बॉक्सेस में ऑप्शंस आते हैं, कंटेनर होते हैं, उसके अंदर एक और कंटेनर होता है जो कि हॉट एंड कोल्ड को रिटेन रखता है। अगर आप चाहते हैं खाना गर्म रहे तो उसके अंदर गर्म पानी ऐड कर दें, अगर आप चाहते हैं पानी ठंडा रहे तो उसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करके उसको पैक करके आप लंच बॉक्स में रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका लंच ठंडा या गर्म रहेगा। और इंसुलेटेड लंच बॉक्सेस लें, बहुत एक्सपेंसिव पे इन्वेस्ट ना करें, बेसिक लंच बॉक्स हो जिसके अंदर इंसुलेटर्स हो, ताकि वो आपके खाने को फ्रेशनेस मेंटेन करे। सही। अच्छा इशल, जैसे उज़ैर ने बात की कि कुछ क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहाँ एसी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे जहाँ कुर्सियाँ भी नहीं होती हैं अवेलेबल स्कूलों में, बट वो जा रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह माएँ पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो चलें कुछ खाएं भी। तो ऑब्वियसली कुछ लोग ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से हम मेन्यू की डिस्कस करें, तो उनके लिए हेल्दी रहने के लिए कुछ पराठे की फॉर्म में या पराठा हेल्दी कैसे बनाया जाए, मतलब टेम्पटिंग कैसे बनाया, क्योंकि बच्चे पराठे से घबराते हैं। तो हमने भी पराठों अंडों का ही लंच बॉक्स देखा हुआ है अपने दौर में, उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी हमें बताएं। अच्छा, क्रिएटिविटी ये कि लाजमी है कि आपने पराठे की फॉर्म में ही लेना है, बिकॉज बच्चे जनरली नहीं लाइक कर रहे होते पराठा खोला लंच बॉक्स में, तो उसमें आप होल व्हीट के पैनकेक्स बना दें। उसमें डिफरेंट ये होता है कि वैसे आप आटा गूंदते हैं, इसमें ये कि पैनकेक्स में आप थोड़ा सा एग डाल के, होल व्हीट फ्लावर डाल के, थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट और पानी डाल के उसके पैनकेक्स बना दें। उसके ऊपर आप हनी भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप नॉर्मल चिकन भी डाल सकते हैं, तो वो हेल्दी हो जाता है। सही। और ड्रिंक्स में अगर हम देखें, एक तो बीटरूट का आपने बताया कि उसकी ड्रिंक आप ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि एनर्जेटिक भी हों और बच्चे फ्रेश भी हों, क्योंकि गर्मी का सीज़न है? बिल्कुल, स्मूदीज़ आप बना के दें उन्हें लंच बॉटल्स में। उसमें यह है कि स्मूदीज़ में स्ट्रॉबेरी की हो सकती है, पीच आ जाएगा, पीच की हो सकती है, गुआवा की भी हो सकती है यानी अमरूद की, मिंट मार्गरीटा भी बना सकते हैं विदाउट शुगर, हनी के साथ।
ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आप ऐड करें। लेमनेड भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा कोई भी इस तरह का फ्रूट जो सीजन में है उसको पानी में ब्लेंड करके विदाउट शुगर थोड़ा सा हनी या स्टीविया डाल के आप बच्चों को दे तो बड़ा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। सही। अच्छा इशल, उसके अलावा हमें ये भी बता दें कि जब मदर सुबह सुबह बना रही होती हैं तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, फिर वो लंच बॉक्स भी बना रही हैं, तो इस चीज़ में भी वो फिर ख्याल नहीं रखती कि कोई खाना ठंडा होगा तो फिर लंच बॉक्स में डाला जाएगा। प्लास्टिक की हम एक बहुत बड़ी डिबेट सुनते हैं कि प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस होते हैं, उसमें जब आप गर्म खाना रखते हैं तो ये कितना नुकसानदेह होता है या कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है प्रॉब्लम तो फिर मुतबादिल लंच बॉक्स किस तरह के हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस रिकमेंडेड नहीं होते, बिकॉज हर प्लास्टिक का लंच बॉक्स सेफ नहीं है, BPA फ्री नहीं होता, तो उसमें कैंसरस एजेंट्स हो सकते हैं जो ओवर टाइम आपको इफेक्ट करेंगे। उसमें आपने करना ये कि इंसुलेटेड, जैसा मैंने बताया, लंच बॉक्सेस लें। उसमें ये कि इनर उसकी लेयर जो होती है एल्यूमिनियम की होती है या फिर मेटल की होती है, आउटर उसकी प्लास्टिक होती है, और उसका एट टाइम्स लिड जो है वो होता है एक्रेलिक का। ये रिकमेंडेड होता है। इसमें क्या है, इसमें इंसुलेटेड का ऑप्शन भी होता है, आप ठंडा या गर्म रख सकते हैं। और दूसरी बात है ये सेफ होता है, इसको माइक्रोवेव नहीं करना होता, और इसके अंदर खाना जो है वो गर्म ठंडा भी रिटेन रहता है, प्लस ये अनहेल्दी नहीं होता। सही। अच्छा ईशल, लास्टली कम बजट में कोई 3 बेस्ट ऑप्शंस बता दें कि ये मिस नहीं होनी चाहिए बच्चे के लंच बॉक्स में। अच्छा, वेजिटेबल्स बहुत चीप होती हैं, ठीक है, वो नहीं मिस होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ एग, कोशिश करें एग इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे मैंने एग नूडल्स बताई ठीक है। या एग सैंडविचेस बताए या एग रोल्स बना दें, पराठे के अंदर एग डाल दें और उसको रोल पराठा बना दें, तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिस होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि कैल्शियम इनरिच चीज़ें नहीं मिस होनी चाहिए। ठीक है। उसमें आप कोई भी चीज़ें, हो सकता है लंच बॉक्स में ना सही रहे, तो आप कोशिश करें कि घर आके एटलीस्ट बच्चों को दूध ज़रूर दें, मिल्क शेक ज़रूर दें, थोड़ा सा दूध इनकॉर्पोरेट करें उनकी डाइट में, या पैनकेक्स के साथ आप फॉर एग्जांपल हनी का इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि बच्चे हेल्दी रहें। बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छी ऑप्शंस है। बहुत शुक्रिया ईशल Thank you आपके so वक्त का। और वाकई जी ये बातें सुन के तो मुझे टेम्पटेशन मुझे भी लंच बॉक्स लेकर आना चाहिए था, जितने मजे की ऑप्शंस बताई हैं। और देखिए बजट फ्रेंडली आपको भी अपना है। लंच बॉक्स याद है कोई? Yes, वैसे बहुत। मतलब अंदर का खाना तो वो याद होगा, लेकिन लंच बॉक्स भी आपको याद है? अच्छा, मैं तो वैसे चोरी करके भी खाती थी। मेरे बड़े मसले। आपका क़यामत वाले दिन अलग से हिसाब होगा। किसका चोरी करती थी वैसे? मैं अपने क्लासरूम में अगर किसी का मुझे अच्छा लग गया, अच्छा मुझे अट्रैक्शन होती है लंच बॉक्स की, मतलब बॉक्स जितना टेम्पटिंग होगा ना, अंदर खाना जैसा, मतलब अगर बॉक्स ने अट्रैक्ट कर दिया, मतलब वो साइड पे वो कैरेट वाले अगर वो है लॉक होने वाले उसके। और तो मैं बाई भी बहुत ऐसी करती थी, डिफरेंट की बॉटल्स के स्टाइल ऐसे अच्छा। हो। उस वक्त में गुड़िया गुड्डे तो यही फिर शौक होता। लंच बॉक्स में से खाना ही आप लोग खाती थी, आपको पसंद आ गया तो लंच बॉक्स ले भी आती थी साथ? समटाइम्स ऐसा होता था। फिर अगले दिन ये होता था कि किसी ना किसी तरह स्कूल में कंप्लेन हो जाती थी, फिर मेरी मामा चली जाती थी एक्सचेंज। आदत तो अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं कि आपने कम से कम ये इतराफ तो किया ना। उन सारे बच्चों से माजरत जी जो माहम की क्लास फेलो थे, जिन का लंच बॉक्स माहम ने खत्म किया। लेकिन वो दौर भी कुछ और था, बर्दाश्त भी थी लोगों में, और पेरेंट्स भी जाते थे, पेरेंट्स मीटिंग होती थी, और मतलब चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज्यादा होता था कि बैग में वापस लाए क्या हो और फिर वापस जाना, और वो फिर लंच बॉक्स ये है कि वापस मुझे ये बताएं कि आप जो अपना लंच बॉक्स लेके जाती थी उसका क्या करती थी? उसका समटाइम्स ऐसे होता था, एक रास्ते में मतलब मैं वापस आ रही हूँ अगर, तो बिल्ली को खाना खिला दो या फिर ये होता था कि जो बच्चा कभी कुछ को हमारे भी लंच बॉक्स से अट्रैक्शन होती है, ऐसे नहीं होता, तो एक्सचेंज वाला भी बहुत अच्छा मैटर था। और एक मेरी टीचर भी ऐसी थी, वो बच्चों का लंच बॉक्स सारे राज आज खोल, मेरी टीचर लंच बॉक्स खाती थी। वो कहती होंगी कि क्या मेरी कमजोर स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया। कयामत वाले दिन मेरा हिसाब, उन टीचर का भी हिसाब होना चाहिए। चले जी, हिसाब किताब की बातें अब हो रही हैं, हम ब्रेक में इसको मजीद डिस्कस करते हैं, सम अप करने की कोशिश करते हैं, और कॉल मिलाते हैं वहाँ के उन क्लास फेलोज को जिन का हमने लंच खाया, क्योंकि देखे ना हुकूकुल इबाद भी है, माजरत करना जरूरी है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जी कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री से बात कर लें तो बुल्ला से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने वाले लॉलीवुड के सुल्तान शाह ने हिदायतकारी की कुर्सी भी संभाली है, और इस बार वो लाए हैं फिल्म साइको। और टीज़र के आते ही मद्दाहों में जी तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि इंसानी नफ्सियात की वो चीज़ें हम देख रहे हैं जो आम तौर पर पर्दे पर कम ही नज़र आती हैं। और आपने अदाकारा मीरा को तो बहुत सारे रूप में देखा हुआ है, लेकिन इस बार वो एक ऐसे पेचीदा और मुश्किल किरदार में नज़र आएंगे जो शायद उनके करियर का
सबसे ज़्यादा यादगार रोल साबित हो सकता है। और दिलचस्प बात यह कि इस फिल्म में सिर्फ शान और मीरा ही नहीं है, बल्कि बासलाहियत सोनिया हुसैन भी अपनी अदाकारी का जादू जगाती हुई नजर आ रही हैं। और हम सोनिया से पहले भी हमने देखा था कि लास्ट ईद पे उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म भी की थी, इससे पिछली ईद पर। और सलमान बट की प्रोडक्शन और रेड लिपस्टिक के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म इस ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का टीजर लंदन के O2 एरिना में दिखाया गया। जिस तरह का टीजर सामने आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि शान शाहिद ने हिदायतकारी में एक बार फिर बैनुल अक़वामी मयार को अपनाने की कोशिश भी की है। तो जनाब तैयार रहें, क्योंकि इस ईद पर कुर्बानी के गोश्त के साथ साथ सिनेमा में साइको तड़का भी लगने वाला है और इस मूवी को आप एंजॉय भी करेंगे। तो अगर टीजर कितनी बात की है, तारीफ हो गई है, ये मूवी मिस करने वाली नहीं है उज़ैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। और तो हम हमारा काम था आपको बता दें कि आप ताकि पहले ही अपने एडवांस टिकट्स जो हैं वो ईद उल अज़हा से पहले बुक करवा लें, क्योंकि सिनेमास फिर आपको पता है फुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का वो तनाज़ा जिसने 2018 से अब तक सोशल मीडिया और अदालतों में एक तूफान बर्पा किए रखा, फिलआखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी को हुक्म दिया कि वो अली ज़फ़र को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करें। 284 पेशियां, 20 गवाहान और 8 साल का तवील इंतजार, जिसके बाद अदालत ने मीशा शफी के इल्ज़ामात को झूठा और हतक आमेज करार देकर उन्हें मुस्तकबिल में ऐसे बयानात देने से भी रोक दिया। बिल्कुल, और इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या ये रकम उस ज़हनी अजियत का मदावा कर सकती है जो अली ज़फ़र और उनके ख़ानदान ने बरसों बर्दाश्त किया, या फिर मिशा शफ़ी के वकील का हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला इस कानूनी जंग को मज़ीद कई साल तक खींच ले जाएगा। इस फैसले के कानूनी पहलुओं को बेहतर तौर पर समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, जो हाई प्रोफाइल केस में अली ज़फ़र की वकील रही हैं। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। अदालत ने 50 लाख रुपए का हर्जाना तो जारी किया है, लेकिन 1 अरब रुपए का दावा मुस्तरद क्यों हुआ? क्या खुसूसी हर्जाना साबित करना कानूनी तौर पर मुश्किल अमल है? देखिए, एक तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जो 50 लाख का जो है ना, पाकिस्तान के अगर आप डेफेमेशन लॉज और उनके केसेस देखें, 50 लाख का केस की जजमेंट आना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में कोई ऐसा डेफेमेशन केस आपको कहीं पे भी नहीं नजर आएगा जहाँ पे इतनी अमाउंट का हो और इतनी हाई प्रोफाइल केस का हो। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि जजमेंट में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि डेफेमेशन हुई है और एक फॉल्स एलिगेशन अली ज़फ़र के ऊपर लगा है। मेन एम होता है कि आप अपनी इनोसेंस जो है ना इस केस में साबित करें, और वो अली ज़फ़र कर चुके हैं। ये जो 50 लाख है, इन ऑल ऑनेस्टी अगर ये 5 रुपए भी होता तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये डैमेजेस आपको मिलते हैं जब आप इस्टेब्लिश कर सकें कि आप इनोसेंट थे और आपके खिलाफ जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल फॉल्स, इनकरेक्ट है। अमरीन साहिबा, नईम बुखारी साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि वकील थोड़ी हारता या जीतता है, ये तो क्लाइंट हारता या जीतता है। लेकिन आपको भी क्रेडिट जाता है, आपको भी यकीनन खुशी हुई होगी कि एक लंबा तवील केस है और आपकी भी इसमें एफर्ट्स है। हमें ये बताइएगा कि केस के दौरान 9 मरतबा जजेस भी तब्दील हुए, 284 पेशियां भी हुई, बड़ा लंबा चला, मीडिया में भी चला, और एक वकील के तौर पर आप इस गैर मामूली ताखीर की सबसे बड़ी वजह क्या देखती हैं? और इस केस के अंदर स्पेसिफिक आपको कौन से फ्लॉज नजर आए, सिस्टम की कौन सी खामी आपको नजर आए? अच्छा, पहली बात कि ये एज अ वकील ये गैर मामूली ताखीर नहीं थी। अदालतों में केसेस सालों साल लगते हैं, लोग मर जाते हैं तो फिर उनके लिए डिसीजंस आते हैं। तो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम बहुत ही फ्लॉड है। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि इस केस में पहले साल ही हमारी साइड से जो विटनेसेस है, जो एविडेंस है, वो आ गई। जो अगले उसमें जो 7-8 साल जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये दूसरी पार्टी ने इन कैश किया है, उन्होंने इसको डिले किया। और अगर आप हमारे पिछले 8 साल से हमारी वीडियो क्लिप्स या यू नो हमारे बयान और हमारी एप्लीकेशंस देखें अदालत में, तो वो बार बार एक ही है, वो यही है कि दूसरी पार्टी जो है जानबूझ के एडजर्नमेंट्स ले रही है, जानबूझ के अपने विटनेसेस नहीं लेके आ रही, जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं ताकि वो एक स्टेटस को होता है कि जी हमने एलिगेशन लगा दी है, अब केस। सबसे ज्यादा सफर जो है अली ज़फ़र की साइड नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मिशा शफी की टीम का कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपील के मरहले पर शवाहिद की नौयत बदल सकती है? देखिए,
अभी वो और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? दे हैव टू एक फेस सेविंग भी तो होनी चाहिए। सो यस, उनके पास डेफिनेटली हाई कोर्ट है, मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट जाएं, मगर जो ट्रायल कोर्ट होता है ना, ट्रायल कोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज Right. ट्रायल कोर्ट में एविडेंस आती है और हमारी जो एविडेंस है ओवरवेलमिंग है। हमारे पास 9 आई जी। विटनेसेस हैं, हमारे पास फेक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो इन्होंने बनाए बिफोर द एलिगेशन। अच्छा। हमारे पास व्हाट्सएप है जहाँ पे थ्रेट्स कर रहे हैं। हमारे पास पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में अली जा रहे थे एज अ जज, उनमें उसको कहा जाता है कि नहीं जी स्टेप डाउन वरना हम आपके खिलाफ एलिगेशन लगा देंगे। फिर जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट के फौरन बाद आप व्हाट्सएप करती हैं आपके सो कॉल्ड एक्यूज जिसको आपने किया है, अली को व्हाट्सएप करती हैं इंसिडेंट के बाद और कहती हैं आई हैड अ फन टाइम जैमिंग। तो वो अगर आप रीजनेबल मैन टेस्ट भी लगा दें, वो कुछ के इस चीज समझ से बालातर है कि आप उसे बार बार फोन भी कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, मिल भी रही हैं और फिर आपने डेट्स बता दी कि ये सारा कुछ हुआ है। सो ये सारी चीजें जब आप अदालत में आते हैं तो फिर अदालत ये नहीं देखती कि आप कौन है, अदालत देखती है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या एविडेंस है। और 9 विटनेसेस थे हमारे पास, वी हैड 9 आई विटनेसेस जो 4-4 फीट अवे खड़े हुए थे इन दोनों से। तो वो थे, तो वो जो हुआ है और उसके बाद एलिगेशन के फौरन 2 मिनट बाद अखबार में आना, ये सारी एक प्लान्ड कैंपेन टू डाउन। और उस टाइम पे मी टू मूवमेंट का हैशटैग इस्तेमाल, वो सारा ये जो औरत मार्च में फिर ये आ गई, औरत मार्च में जाके ये चली गई हमारी अदालत में केस लगा हुआ है, वहां पे नहीं आई। तो उसका इंजाम जो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि जस्टिस हैज बीन सर्व, वरना एक स्टेटमेंट्स ही रहती हैं इनकी तरफ से। बिल्कुल। अमरीन साहिबा, नो डाउट फीमेल के मामले में लेकर हरेसमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसको एज अ टूल भी यूज़ किया जाता है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। मेल हरेसमेंट की कोई बात नहीं करता, हालांकि वो भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मेल्स जो हैं वो ये फेस कर रहे हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से अपना केस जो है वो रख सकते हैं, और कौन से जो शवाहिद हैं वो भी रख सकते हैं सामने, ताकि उन्हें भी कोई इंसाफ मिल सके, उनकी भी कोई आवाज़ सुनी जा सके। बिल्कुल, और आई थिंक यही केस था कि जहाँ पे, और ये सब कॉन्टिनेंट का मेरा ख्याल से सबसे हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का आके कह रहा है कि मेरे खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगाई गई है हरासमेंट की, और मैं और वो लड़ा है, अली खड़ा रहा है फॉर द पास्ट 8 years। आप लोगों ने सबने, सारे हर टीवी चैनल ने इसके ऊपर किया, मगर जो अदालत के सिस्टम के थ्रू, और आई थिंक थ्रू आउट अली की एक ही बात रही, मैं इंसाफ लूंगा, मैं अदालतों से लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीज नजर आ रही है कि, और ये एक बेंचमार्क है, ये जो केस था फॉल्स एलिगेशन का केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दफा हुआ है, और ये आई थिंक सबके लिए, चाहे वो आदमी हो या औरत, मुझे लगता है जिसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगी है, आपको अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए और आप नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मिसाल बनकर जी केस हम देख सकते हैं आया है। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा आपके वक्त का, और जिस बता भी रही हैं कि अली ज़फ़र एंड तक लड़े हैं और उन्होंने स्टैंड लिया है। अगर वो राइट थे तो उन्होंने कहा है कि मैं अदालतों से इंसाफ लूंगा, और मिला भी है। और यहाँ से देखें वो एक माइंड सेट, वो जो औरत कार्ड प्ले करना, या फिर मी टू वाली जो मुहिम चली, या औरत मार्च वाला जो सिलसिला चला, ऐसे फैसले जो है ना वो चीज़ वाजे करते हैं कि अब जो इंसाफ है ना वो मर्दों के लिए भी एक बराबर है, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को किया जाता है। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और हम कल के रोज़ मौसम आपने देखा है, मौसम का नया रूप, ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई है लाहौर में, गिरदोनवा में, और दूसरे शहरों में भी हुई है। आप भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जनाब आपके शहर में कितनी बारिश जो है वो बरसी है, और यालाबारी बड़ी शदीद थी वहाँ लाहौर में भी ये सिलसिला जो है हमने देखा है। और पता ये चल रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि ये स्पेल जो है रुकने वाला नहीं है, अभी 3-4 दिन और चलेगा। तो मौसम को मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए माहम की खिदमात हासिल करते हैं। मेरी खिदमात आप हासिल करेंगे, लेकिन मैं ये देख रही थी कि मौसम देखे, गर्मी और सर्दी की आंख मचोली जा रही है, कंफ्यूज है आवाम, समझ नहीं आ रही, और उसके असरात भी हैं, गले खराब होना या नज़ला होना, ये थोड़े से तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब सर्दी या गर्मी ये मौसम जो है ये मिक्स हो रहा होता है ना, तो थोड़ा सा तबीयत भी बहुत मिक्स होती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं जी मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, कितनी बारिशें होने वाली हैं। चलते हैं।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां तेज़ हवाओं और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 11 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 18 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि सवाद जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 12 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, कोहाट, 4 सदा, सवाबी, कुरम, बालाकोट, एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, शांगला, कलाम, सवात और दीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश मुतवक्की है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 29 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 27 और मिनिमम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 30 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, मूसा खेल, सिब्बी, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, हरनाई और चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध यानी कि वादी मेहरान का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 30 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 33 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। ताहम थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। जी तो नाजरीन, ये था मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत जो आपने जाना, तो इसके अकॉर्डिंग जी आप अपना जो रूटीन है उसको प्लान कर सकते हैं। और मौसम जो है जैसे कि हम बता भी रहे हैं इतना बदल रहा है कि समझ नहीं आ रही है। जहां मार्च के तीसरे हफ्ते तक सूरज खूब चमक रहा था, वहीं महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के तूल अर्ज़ में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। और ये स्पेल ना सिर्फ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर तोड़ेगा, बल्कि बालाई इलाकों में भी मौसम खुशगवार होने वाला है। तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर में भी हमने देखा यालाबारी से जो नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत हो गए और लोगों ने बहुत इंजॉय किया।
बिल्कुल। और जो सड़कों पर मौजूद थे उन्होंने खतरा भी महसूस किया कि और अपनी जान के लिए भी और गाड़ियों के लिए भी, खासतौर पर मोटरसाइकिल सवारों ने। तो ये बारिशें आम शहरी के लिए खुशी का तो बायस हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए तशवीश की लहर भी है, क्योंकि गंदम की कटाई का सीजन भी अरूज पर है। इसी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ले लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है महकमात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस हालिया स्पेल की इरफान साहब शिद्दत पर बात कर लेते हैं, क्या है और ये मजीद कितने दिन तक स्पेल बरकरार रहने वाला? देखिए, ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, ये आज किसी भी वक्त जो है ना बलूचिस्तान में इसकी बारिशों का आगाज हो जाएगा। सबसे पहले ये जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश करेगा, जिसमें कीच, पंजगुल, गवादर और ये इलाके शामिल होंगे, इसके गिरदनवा के इलाके हैं। फिर ये शुमार मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश करेगा आज शाम रात में, और कल भी रहेगा 2-3 को। ये 2 और 3 तारीख को ये पाकिस्तान के बलाई इलाकों, वस्ती इलाकों और जनूबी इलाकों तक फैल जाएगा। इस दौरान में जो होगी आपको आपकी बारिश खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और मुल्हिका डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स हैं, सुलेमान की माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पर हम बाज़ इलाकों में देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी। इस मूसलाधार बारिश से जो होगी वो वहाँ के जो नदी नाले हैं जी जी वहाँ पर बहाव में भी इजाफा होगा, कहीं पे ज़्यादा भी जो है ना फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। जी सही। अच्छा इरफान साहब, लाहौर की अगर हम बात करें, हमने देखा गुज़श्ता रोज़ कहीं कहीं यालाबारी भी रिपोर्ट हुई है। अगले 3-4 दिनों के लिए क्या पेशगोई है? क्या यालाबारी भी मुतवक्के है? कितना ये जो बारिशें हैं, जो स्पेल है, कितनी बारिशें हो सकती हैं? देखिए, ये वाला जो स्पेल है, ये लाहौर और इसके गिरदनवा, इसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, ये सारे इलाके जो है ना, यहाँ पर ये सिस्टम जो है ना अप्रोच करेगा। ये ज़्यादा होगा 2 की शाम रात और आगे 3 और 4 तक जो है ना, ये इन इलाकों में जो होगा। और इसमें वक्फे वक्फे से बारिश होगी, ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होती रहेगी। ठीक है। और इस दौरान में जो यालाबारी है, वो बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। ठीक। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, क्या कराची और जनूबी पंजाब में भी स्पेल से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है, और किसानों के लिए क्या पैगाम? देखिए, ये जो सिस्टम होगा, क्योंकि ये बहर अरब से जो है ना इसकी मॉइस्चर आ रहा है, तो ये आपको कराची में भी बारिश करेगा। इसके अलावा जो सिंध के इलाके होंगे, मगरबी इलाके और भलाई इलाके, इवन वस्ती इलाकों में भी सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश हो जाएगी। और यालाबारी भी इसमें बाज़ इलाकों में होगी, आंधी भी चल सकती है। इसलिए जो काश्त ज़राअत हैं, काश्तकार हैं, ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और ख़ास तौर पे जो रहीम जार खान के इलाके हैं, तो यहाँ पर हम काश्तकारों को यही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गंदम पहले जो है ना वो कटाई शुरू होती है। इसलिए अगर किसी ने काटी हुई है तो उसको सेव कर लें, अगर नहीं काटी तो रुक जाएं, इसको देख के तो फिर उसके बाद कटाई फिर का उसके आगाज़ बाद। करें। अच्छा इरफान साहब, सयाहों के लिए भी कोई एडवाइजरी अगर आप जारी करना चाहें, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं मौसम खुशगवार है, लोग जाना चाहते हैं सयाहती मकामात पर, तो कौन सा ऐसा बेस्ट एरिया है जहां वो जाकर एक रीज़नेबल मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और कोई ट्रबल भी ना हो? देखिए, ये वाला जो सिस्टम है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसमें हम यही मशवरा देते हैं कि इसमें जो है ना वो कोई ऐसा वेंचर ना करें। ठीक है। जो सही। पहाड़ी इलाके हैं खास तौर पे, वहाँ पर कोई ऐसा वेंचर। सही। बिल्कुल सही। ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये जो स्पेल है ये अभी थोड़ा सा चलेगा। 4 अप्रैल तक इसकी पेशगोई की गई है। बारिशें भी होंगी, यालाबारी भी हो सकती है। और सयाहों के लिए जनाब यही एहतियात। एडवाइजरी है कि आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपने सेफ जगह पर रह के जनाब आप मौसम को एंजॉय ख्वाबों में करें, ट्रैवल करें। ट्रैवल मत करें आप। और काश्तकार जो हैं यकीनन उनके लिए भी परेशानी है। तो अल्लाह ताला इस बारिश को जनाब खैर का बायस रहमत बनाए, हमारे लिए रहमत बनाए, और मुश्किलात जो हैं लोगों को वो ना उनका सामना करना पड़े, वो ना फेस करनी पड़े। अभी ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हमने जिक्र भी किया था बिजली के बिलों का, तो पहले ही आम आदमी के लिए एक डरावना ख्वाब है बिजली का बिल, और आवाम ने बिजली के बिलों से अब तंग आकर अपनी ज़िंदगियां तक ख़त्म की। ऐसे भी हमने वाक़यात देखे। लेकिन अब जी नेपरा ने एक ऐसा फार्मूला मंजूर कर लिया है जिसने बिजली के बिलों की अदायगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। अब आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको अपने घर के मंजूरशुदा लोड के हिसाब से भारी फिक्स्ड चार्जेस अदा करने होंगे। यानी अगर आपका लोड 5 किलोवाट है तो हज़ारों रुपए सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस की मद में आपके बिल का हिस्सा बनेंगे।
और ये फैसला उन सारिफिन के लिए खासा मुश्किल है जो बिजली की बचत करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये कि क्या ये बोझ सिर्फ IPPs के कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए ही आवाम पर डाला जा रहा है, और हुकूमत इन जालिमाना IPP से आवाम की जान छुड़वा क्यों नहीं देती? हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, गरीब आवाम ने बिजली के बिलों से तंग आकर इंतहाई कदम तक उठाया। एक आम शहरी इस नए निज़ाम के बाद अपने बिलों को कैसे मैनेज करेगा? देखिए, बात यह है कि जो साम्राज्य निज़ाम होता है, कैपिटलिस्ट निज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आवाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लूटा जाता है। उनको आटा जो है जो 13 रुपए किलो एक डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़माने में मिलता था, जिस दिन वो गया है 2008 को 13 रुपए किलो आटा था, 2 रुपए का नान था, वो आज जो है 170 रुपए किलो आटा है और जो है नान 30 रुपए का मिलता है। तो ये 3 जमहूरी हुकूमतें जो उसके बाद आई हैं, इन्होंने ये जो है अवाम को दिया है। ये बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट माशरा है, साम्राज्य माशरा है। इसमें अवाम का खून चूसा जाता है, और ये इस खून चूसने का ये एक और जो है आपने जो भी बताया कि जो सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक बिल आएंगे, इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता। देखें, मेरे घर में 8 AC लगे हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता 8 AC चलाना, तो मैं सिर्फ एक AC चलाता हूँ, और वो भी सिर्फ दोपहर के वक्त। अगर मुझे जो है 8 AC का जो लोड है उसके बराबर बिल आए और मैं इस्तेमाल सिर्फ एक AC करता हूँ, तो इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? ये खालिस एक साम्राज्य जो है वो रवैया है, और इसके ऊपर ये वजह है कि हमारी जो अपोजिशन है वो इट इज डेड। अपोजिशन को चाहिए कि ये जो है अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम पे जो जुल्म है इस तरह का, उसके खिलाफ आवाज उठाए, पार्लियामेंट में आवाज उठाए। लेकिन अपोजिशन का तो सिर्फ एक मुतालबा है जिसका अवाम से कोई ताल्लुक। तो अब ये है कि अगर अपोजिशन जो है सोती रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने जो ऑपोजिशन तो अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन एक ज़िमनी सवाल है कि आपने जिस तरह से अपनी मिसाल दी है, इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर मुख्तलिफ किराएदार जो हैं वो रह रहे हैं, मीटर को चंद है वहाँ पर, और उस लोड के हिसाब से बिल चार्ज किया जा रहा है। घर है, फैमिली ज़्यादा रह रही हैं, और हालांकि हर कोई इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोड के हिसाब से अगर चार्ज किया जाएगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुनसिफाना निज़ाम? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। ये जो है सिर्फ साम्राज्य निजाम है। IPPs जो कि आपको पता है कि इनके मालिकान कौन है, ये किन के जो है फ्रंटमैन हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये IPPs जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कदम उठाया जा रहा है, अगर उठाया जा रहा है। तो बशारत साहब, ये IPP से जान क्यों नहीं छूट जाती है? एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत जी पॉलिसी बना रही है जी, मुल्क की कशीदी हालात देख करके जी बचत करनी है, और पेट्रोल महंगा है तो वर्क फ्रॉम होम कर दें, स्कूल बंद कर दें, ये सारे मामला तो कर देते हैं, अवाम पर फिर भी बोझ डाल देते हैं। तो अवाम ने घर रहना है, जब घर रहेंगे तो बिजली इस्तेमाल होगी, और अब तो फिक्स चार्जेस भी होंगे, तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अल्टीमेटली इन्होंने पैसा जो है वो अवाम की जेब से ही लेना है, रिलीफ कोई नहीं है। देखें, अवाम को अगर ये पता नहीं है कि उनका MNA कहाँ है, उनका MPA कहाँ रहता है, और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो उनसे जाकर ये चीजें, ये इश्यूज जो हैं अपने MNA और MPA को नहीं बता सकते कि वो ये चीजें जाकर असेंबलीज में उठाएं और वहां पर अपने सेनेटर्स के पास जाएं और उन्हें कहें कि ये जो मामलात हैं जिसमें अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इन मामलात को असेंबली में उठाएं, इनके ऊपर क्वेश्चंस करें, और इनका जो है इन ऐसे जालिमाना इकदाम जो हैं उनको कैंसिल करवाएं। लेकिन हमारी अपोजिशन तो जो है वो बिल्कुल सोई हुई है। किसी किस्म का वो जो है अवाम के हक में कोई ना फैसला करवाती है असेंबली से, ना अवाम के हक में किसी किस्म की आवाज उठाती है। आटा 170 रुपए किलो साहब, लेकिन ऑपोजिशन तो अपने फैसलों को लेकर इस टाइम बड़ी परेशान है। वो कह रही है अदालतों से वो फैसले ही नहीं आ रहे, हमारे केसेस ही नहीं लग रहे जी। ऑपोजिशन तो खुद भी बड़ी परेशान है। वो कहती है कि हमें तो खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे तो अपने केसेस नहीं लग रहे अदालतों में। अदालतों की बात नहीं हो रही, इनका काम है कि असेंबली में आवाज उठाना, सेनेट में आवाज। कौन सी आवाज उठाई है इन्होंने महंगी बिजली के खिलाफ असेंबली में? कौन सी आवाज उठाई है सेनेट में महंगे आटे के खिलाफ, महंगी रोटी के खिलाफ? अवाम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है उनको, इन बिजनेसमैन की तरफ से, इन जो है जमींदारों की तरफ से, बड़ी जमींदारों की तरफ से कौन सी आवाज उठाई गई है अपोजिशन की तरफ से? क्योंकि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, ये सब किसके मफादात के लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं बड़े जिम्मेदारों के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े कारखानेदारों के लिए। आपके असेंबली में 85% जो हैं वो बड़े जिम्मेदार और कारखानेदार बैठे हुए हैं। इनको हम लोग इलेक्ट करके लाते हैं। तो सबसे बड़ा
जो कसूर है वो अवाम का भी है। बिल्कुल बशारा साहब, अवाम का है वो, लेकिन यही होता है ना जब जो है जब आवाज उठानी चाहिए, वरना इसी तरह इस्तेसाल होता रहेगा। ये जो है एक इस्तेसाली माशरा बन चुका है अवाम के बिल्कुल लिए। इस्तेसाली है। और जब वोट लेना होता है, दावे वादे किए जाते हैं, अवाम को गुमराह किया जाता है, फिर वो दावे वादे पूरे नहीं होते, अवाम वोट कर देती है। अवाम मासूम है, फिर एक आएगा दावा करेगा कि हम आपको मुश्किल से निकालेंगे, अवाम कहती है हाँ शायद ये निकाल सकता है, ऑप्शन यही बचती है अवाम के पास, फिर वोट देना ही ऑप्शन बचती है। और कुछ तो ऐसे हैं, अब तो वोट से भी एतबार उठ गया, हुकूमतों से एतबार उठ गया, जिस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। अब ये अल्टीमेटली हल क्या है? क्योंकि अवाम ने कहीं ना कहीं हल ये निकाला था, पहले बिजली के बिल आते थे तो जी यूनिट काउंट करते थे कि इतने यूनिट ऊपर नहीं जाने देंगे कि बिल इस तरह आएगा, तो कोई ना कोई अवाम ने खुद साख्ता ही ट्रिक ढूंढी हुई थी। अब कोई ऐसी ट्रिक है जिसमें फिक्स्ड चार्जेस हैं, अब तो यूनिट वाला मामला भी नहीं रहा, तो लोड के हिसाब से अब जब बिल आएगा तो अवाम के पास इस तरह की कोई ऑप्शन बची है कि वो खुद अपने आप को बचा सके? देखिए, अवाम के पास चीखे मारने की ऑप्शन तो बची है ना। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती है सारे जो है जमहूरी माशरों में। मैं बहुत अरसा बाहर रहा हूँ, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो हर मुल्क में जहां मैं रहा हूँ, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती है जो कि इस तरह की आवाजें उठाती है। पाकिस्तान में है कोई? ये किसका काम है? ये अवाम का काम है बनाना। अब वो बनाएं और उसके बाद इस दो काम करें। एक तो ये कि अपने इलाके के एमएनए और सेनेटर के पास जाएं और उससे आवाज उठवाएं असेंबली में और सेनेट में। नंबर 2, कंज्यूमर्स एसोसिएशन बनाएं, और कंज्यूमर एसोसिएशन का काम होता है कि वो जो है इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाए, दूसरी अदालतों में जाए और केस करे और वहां पे साबित करे कि ये इस्तेसाल हो रहा है अवाम का, कि जो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है बिजली उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिलों के अंदर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं कि अगर कंज्यूमर एसोसिएशन हो, आवाज उठाए, तो इसका हल किया जा सकता है। लेकिन अवाम भी तो सोए हुए हैं ना, इनको अपने हुकूक का पता नहीं है कि इनको कैसे लिया जाता है। अवाम को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है और ये आप लोगों का काम है ऑन द मीडिया, अवाम को अवेयर करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम तो बात भी कर रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट की राय भी ले रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें ये भी बता दें डॉक्टर साहब, क्या दुनिया में कहीं और भी, आप चूंकि खुद भी ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो हमें ये बताएं कि क्या दुनिया में आपने कहीं और भी इस तरह का फिक्स्ड चार्जेस का मॉडल कोई देखा है जो कि मौजूद है? देखें, जो जमहूरी माशरे हैं वहां पर अगर कोई जुल्म किया जाता है, कोई जालिमाना इस तरह का कानून लाया जाता है, तो फौरी तौर पे जो वहां की अपोजिशन होती है वो एक शेडो कैबिनेट बनाती है। शेडो कैबिनेट में एक शेडो मिनिस्टर होता है फॉर से एनर्जी, शेडो मिनिस्टर फॉर एनर्जी होता है, वो इस चीज को फौरी तौर पर उठाता है, असेंबली में उस पर बहस होती है और फिर वो अगर साबित कर सके कि ये जालिमाना जो है टैक्स है या ये जालिमाना जो है कानून है, तो वो खत्म किया जाता है। ये अब जमहूरियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ये जाता है कि आप एक पार्टी को लूटने का अवाम को आप लाइसेंस देते हैं। उनको ये बताया नहीं जाता कि एक्चुअल जमहूरियत क्या है, कि जहाँ पे अपोजिशन का किरदार क्या है। यहाँ मुझे बताएं अपोजिशन का क्या किरदार है, सिवाय एक मुतालबे के लीडर की रिहाई का है। इन्होंने कुछ किया है अवाम के लिए? बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिशन को भी आवाज उठानी चाहिए, अपने मामलात साइड पर रखकर अवाम के लिए भी सोचना चाहिए। तनख्वाहें लेते हो जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हुकूमती नुमाइंदे तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन अवाम को किया जा रहा है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा, अल्टीमेटली अवाम की जेबों पर जी बोझ है। अब फिक्स्ड चार्जेस ये भी बहुत ही खतरनाक और जो आईपीपीस का तो हम जो जिन है वो देख रहे हैं कि उसको बड़ी कोशिश की जाती थी कि जनाब बातें की जाती थी कि इसको बोतल में बंद करेंगे, लेकिन आईपीपीस तो लगता ही यही है कि अवाम का खून पी। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन भी जनाब गर्दिश कर रहा है कि अब जब आप नया कनेक्शन हासिल करने जाएंगे, सिंगल फेस मीटर लेने जाएंगे, साथ जो आपको थोड़ी सी तार मिलेगी, उसके जो चार्जेस हैं वो कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि उनमें अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर एक सिंगल फेज मीटर भी जो है वो लगाने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैंने पैसे कहां से बिशारा साहब की ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि अवाम है ना, चीखे मारने की ऑप्शन है अवाम के पास, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन थी हमने आवाज उठा दी, अवानों तक पहुंच जाए तो खुदारा कोई अवाम का भी ख्याल रखे। चीखें तो अवाम मारेगी, लेकिन ज़बान खल्क को नकारा खुदा जानो, ये भी आप समझे कि फिर मामलात कहीं और भी जा सकते हैं। तो इस अवाम का ख्याल रखें, इन्हें भी रिलीफ देने की कोशिश करें। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और ये खुशी का लम्हा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जब हमने सुनो पाकिस्तान का आगाज़ किया था तो मकसद सिर्फ एक मॉर्निंग शो बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जहां आपकी आवाज़, आपके मसाइल और आपकी खुशियाँ बराह रास्त हमसे जुड़ सकें। और आज हमें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपकी मोहब्बत, आपके भरोसे की बदौलत हमने 800 एपिसोड्स का संगे मील अबूर कर लिया है। और ये 800 दिन जिद्दोजहद, सच्चाई और खालिस
सहाफ़त के दिन थे जहां हमने हर सुबह आपको बाखबर रखने का अहद निभाया, और आज इस संगे मील पर हम सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मना रहे नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के इस फ़न और सकाफ़त का तज़िया भी कर रहे हैं जिसकी हमने इन 801 साथ में हमेशा तर्जुमानी की है। बिल्कुल सही आपने कहा महम, और इस यादगार तकरीब को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का वो सतून मौजूद है जिन्होंने चूड़ियां और मुझसे शादी करोगी जैसी लातादाद ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी हैं। सीनियर फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर साहब और उनके साथ साथ तालीमी हवाले से फिल्म और डिज़ाइन की दुनिया का मोतबर नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ मौसीकी की दुनिया के रोशन चिराग शुजात अली खान भी हमारे साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा है। तो हम लॉलीवुड के दोबारा अरूज का रास्ता भी तलाश करने की कोशिश करेंगे उनके साथ गुफ्तगू में, और ये भी जानेंगे कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तानी सिनेमा को कैसे मुतासर कर रहे हैं, और हमारी जो नई नस्ल है वो सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी में भी आगे है या फिर विजन में भी है। तो चलिए इस ग्रैंड सेलिब्रेशन और अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सारे मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में, मोस्ट वेलकम। सैयद नूर साहब, आपने अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का अरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, कठिन वक्त भी देखा है, और अल्लाह ना करे कि ये जवाल जो थोड़ी देर का था ये कोई ज़्यादा चले, दोबारा अरूज का हम देखें। तो ये लॉलीवुड के जो गोल्डन इरा का दौर है वो कौन सा ऐसा अंसर है जो आपको लगता है कि करोड़ों रुपए की जो बजट वाली फिल्मों में भी नहीं मिलता? सच पैशन की कमी है। जो भी काम किया जा रहा है वो पैशन के साथ नहीं किया जा रहा, जिसको कहते हैं ना जी, नज़रअंदाज कर दी हर चीज़ उन्होंने, चाहे वो परफॉर्मेंस है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है, चाहे वो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, चाहे एक्टिंग है, वो सभी फैशन की बजाय पैशन की बजाय फैशन हो गया। अच्छा, अगर आप एक्टर्स को लेते हैं तो एक्टर्स के इतने नखरे हैं, मुझे कहते हुए झिझक आ रही है कि प्रोड्यूसर पूरे कर ही नहीं सकता। अच्छा, उनके बजट इतने बढ़ा दिए हैं एक्टर्स ने, और फिर दूसरी बात यह है कि टेक्निक तो हमारे पास आ गई, इक्विपमेंट भी आ गया, सिनेमा भी किसी हद तक मिल रहे हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की कि आपके पास अच्छे मेकर नहीं रहे, अच्छे एक्टर भी कह लें नहीं रहे। एक ज़माना था जब एक्टर 10 बजे सेट पे होता था, शिफ्ट अगर 10 बजे किया वो तो 10 बजे आ जाते थे लोग, लेकिन अभी वो कहते हैं पहले उनका मैनेजर आता है, फिर उनका मेकअप वाला आता है, वो खुद आते हैं जब सारा क्रू पहुंच जाता है फिर वो खुद आते हैं, और डायरेक्टर बैठा हुआ है, क्रू बैठा हुआ है, आते हैं, और जब आते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, कोई एनर्जी नहीं रहती, और टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो फिर काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो ये रीजंस है। बिल्कुल सर, तभी हम फिर शिकवा भी कर रहे होते हैं कि जी उस तरह से हमें प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, जब हम उस तरह पैशन ही नहीं कर रहे, फैशन बना दिए। हाँ, मैं बताऊँ आपको, एक्टर कौन होता है ये कहने वाला कि जी स्क्रिप्ट मुझे पसंद आएगा तो मैं करूँगा। अरे वो जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर आपको ले रहा है तो उसको मालूम है कि आप सूट करते, आप इस कैरेक्टर में फिट बैठते। यहाँ मैंने सुनने में आता है कि जी पहले मैनेजर स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर वो कहता है हाँ जी ठीक है आप पढ़ लें, फिर वो खुद पढ़ता है या पढ़ती है जो भी है। तो इन चीज़ों सैयद नूर साहब, अब कता कलामी की माजरत, ये डायरेक्टर और फिल्म साज जो होते हैं ये वो जोहरी होता है जो एक्टर से ऐसा ऐसा काम करवा लेता है, वो करेक्टर करवाता है जिसकी सलाहियतों का खुद एक्टर को भी नहीं पता होता कि मैं इसमें कितना फिट बैठूंगा और आवाम कितना मुझे पसंद करेगी। और ये हमने देखा भी है कि ऐसे रोल करवाए गए, आपने भी ऐसे बहुत सारे अदाकारों से रोल करवाए जो बाद में उनकी पहचान बन गए। आप ये देखिए कि एक्टर तो घर से जीन में आता है ना, जीन में आता है, मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं, आप जीन में हैं। पहले तो मैं कहूँगा जी आप ये कपड़े चेंज कर लें, आप कपड़े चेंज करके आते हैं, फिर मेकअप वाला आपको मूछ लगाता है, मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, दूसरी लगाता है, तीसरी लगाता है, सही, फिर एक मूछ आपकी फिट हो जाती है। फिर मैं आपको कहता हूँ जी ये डायलॉग है, मैं उसको बोल के बताता हूँ या पढ़ के बताता हूँ, तो उसको कहते हैं यहाँ से उठना है, आपने इनसे बात करनी है, कैमरा आपको फॉलो करेगा, यहाँ से उठ के आपने वहाँ जाके बैठना है, लास्ट वहाँ ख़त्म करना। अभी तक एक्टर कहीं नहीं है, अभी तक एक्टर कहीं, उसका कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं है।
तब जाके जब सारा सेट हो जाता है तो वो बोलता है। जब बोलता है तो फिर डायरेक्टर उसको कहता है कि आप टेम्पो में नहीं है, जी ये पीछे हमने ये सीन किया था, यहाँ थोड़ा सा आपको लाउड होना पड़ेगा या थोड़ा सा धीमा होना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक। एक्टर का काम इतना ही है, इतना ही है, तो वो बिल्कुल फॉलो करता है। तो फिर आप कौन होते हैं सिलेक्ट करने वाले सिलेक्ट करने वाले। कि मैंने ये स्क्रिप्ट में काम करना है या नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गुफ्तगू खैर बहुत इंटरेस्टिंग है। अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देखते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, अब नए जो तलबा हैं वो टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिवायती कहानियों से कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें? हम थैंक यू। मैं शाह जी की बात को थोड़ा सा पहले आगे बढ़ाते हुए कि ये जो उन्होंने बात की, इसमें एक मसला है, और क्योंकि उसको एकेडेमिया की नज़र से भी देखते हैं, तो ये जो गैप आया ना, जिसको हम कहते हैं डाउनफॉल या क्या, तो 20 साल का एक गैप है जिसमें डिस्कनेक्टिविटी है। ठीक है, सही। और कोई भी आर्ट वर्क या कोई भी जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना, वो आपने सीनियर से सीखना है, वो साथ साथ चलेगा और साथ साथ आप पढ़ते रहें। लेकिन आपने जो आप यहाँ भी आ गए, तो आप हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग है वो आप इदारे से ले रहे होते हैं ना, या उस बड़े आदमी से ले रहे होते हैं जो उस फील्ड में मौजूद होता है। तो वो जो डिस्कनेक्टिविटी बनी ना, जिसकी वजह से कुछ हमारे यंगस्टर्स को शायद पता ही नहीं होगा कि सैयद नूर साहब शाह जी क्या आदमी है। मतलब एक बंदा 70 कामयाब फिल्में दे चुका है और क्या करे वो, लेकिन फिर भी क्योंकि कनेक्टिविटी जब अंदर से निकली, तो फिर ये जाहिर है फिर वो अपने अपने रास्ते लोगों ने लेने शुरू किए और उसमें रास्ते बना भी रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जाहिर है एक स्ट्रगल है सिनेमा की, तो ये चीज़ मौजूद है। उसमें फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है। टेक्नोलॉजी के आने से और ये यंगस्टर्स जैसे नए फिल्म मेकर आते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो रोल इन लोगों का बनता है या जो सीनियर्स का बनता है जी, वो ये है कि हमने पाथ किधर, हमने जाना किस तरफ है, हमने रास्ता क्या लेना है, ट्रैक क्या होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री खड़ी भी हो जाएगी और ये सस्टेन भी करेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम इन लोगों को मिस कर देंगे और ये कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे, तो फिर ये आखिरी पीढ़ी है, फिर हम निकल जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, इनका जो तजर्बा है उससे सीखने की ज़रूरत है, और आप इस्तेफादा कर लें तो इससे बेहतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। अब अपनी भी जो भी आपका विजन है उसको भी इम्प्लीमेंट करें। शुजात, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, आप बड़ा खामोश बैठे हुए हैं, और आपको भी बहुत मुबारकबाद जनाब। 800 एपिसोड मुकम्मल है और आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। खुशी के मौके पे हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आप बताएं कि आपको म्यूज़िक में, अगर हम देखें अपनी मूवीज़ की बात करें लॉलीवुड के अंदर, आपको म्यूज़िक में क्या आपको लगता है कि यार ये कमी है, ये इस पे काम होना चाहिए, क्या लगता है आपको? पहले तो बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई फॉर हैविंग मी। इतने बड़े लोगों के साथ आपने मुझे मौका दिया है बैठने का। नूर साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, तो बिल्कुल हजूर, मौसीकी भी आपको पता है फिल्म का एक बड़ा, नूर साहब से बेहतर कौन जानता है, हिस्सा है। देखे ना, OST से पूरा ड्रामा पहचाना जाता है। देखे ना, सिर्फ एक दौर में हमारे फिल्म की म्यूजिक हिट होते थे, आज वो ड्रामा का गाना वो चल रहा है चीज़ें। तो आई थिंक ये हमारी जो फिल्म वो बड़ा मीडियम है, उसको वापस आना चाहिए। और ऐसे लोग अभी माशाल्लाह हैं। नूर साहब से जो आपने कहा, इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी लोग बैठे हैं अपने काम पे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सैयद नूर साहब, अगर हम गोल्डन एरा की बात करें, पास में जाएं, तो जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अब उस तरह से प्रोफेशनलिज्म भी नहीं रहा जिस तरह से एक्टर काम करते थे। तो पिछले दौर में एक्टर कितने पंचुअल होते थे, क्या पैशन होता था, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें कि आज के लोग भी सीखें उससे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मोहम्मद अली साहब की। वरना तो सारे एक्टर जो थे वो बहुत पंक्चुअल थे। मोहम्मद अली साहब बहुत बिजी थे। मैं उस ज़माने में असिस्टेंट था, मैं 72 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने एक शिफ्ट निकाल ली, 10 बजे नॉर्मली शिफ्ट स्टार्ट होती थी जी। उन्होंने 7 से 10 निकाल ली अपने आप को एडजस्ट करने के लिए काम। अब हम आ रहे हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कभी आराम से चलेंगे। 7 बजे कहाँ आना है अली साहब ने। तो जब हम पहुँचते थे स्टूडियोज, तो वो वहाँ टहल रहे होते थे। अच्छा। विद कॉस्ट्यूम। अरे सुअर अभी आ रहे हो। सॉरी सर। तो उनको देख के बाकी लोग भी पंक्चुअल हो गए। यानी वो तो पहुंच जाएंगे भाई। आज बाकी लोग बैठे हैं और एक्टर नहीं आ रहा टाइम पे। ये सबसे बड़ा मसला है। शाह जी, अगर वो लेजेंड थे तो किसी वजह की वजह से थे, और उनका एक डिसिप्लिन भी था, उनके फिर अपने काम के साथ पैशन भी था, लॉयल्टी भी थी। शाह जी, अगर हम देखें तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो मूवीज़ बन भी रही हैं, अच्छी मूवीज़ भी बन रही हैं, हम देखते हैं पहले जो मूवीज़ बनती थी
मौशरती इसलाह का भी एक पहलू जो है वो ख़ास तौर पर उसको मद्देनज़र रखा जाता था, लेकिन अब ये कोशिश की जाती है कि कुछ इधर उधर से आइटम सॉन्ग्स डाल लें, सिनेमा भर जाएं, बिजनेस जो है वो कर जाए और हम बता सकें जी इतने करोड़ कमाए हैं। ये कामयाबी का जो पैमाना है ये तब्दील हुआ, ये कितना डैमेजिंग है इंडस्ट्री के? बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। आप आइटम सॉन्ग देखने नहीं जाते, आप 7-8 गाने देखने जाते हैं फिल्म, कम से कम 7 सॉन्ग्स जो उन्होंने बात की है, तो 7 के 7 कभी कभी हिट होते थे फिल्म के, और उस पे वो कैरी करते थे लोग, 1 बार 2 बार 3 बार। अब तो हाँ आईना एक बार नहीं देखी जाती, ऐसे ही है। तो वहाँ बार बार मुझे ये चूड़ियाँ की अगर आपने नाम लिया है 35 रुपए की टिकट थी उसकी उस जमाने में, तो 40 करोड़ का बिजनेस हो गया। कहाँ कैसे हो गया? इतने तो लोग नहीं है। तो पता चला ये सर पैसा कि एक आदमी ने अगर एक बार फिल्म देखी है तो उसने फिर बार बार देखी है, बार उससे फिर जनरेट होता है बिल्कुल ऐसे ही। और अब ऐसी कितनी फिल्में हैं जो हम दूसरी बार देखना पसंद करते हैं? नहीं कोई नहीं, बोर हो जाते हैं। अभी देखें 2000 2500 3000 रुपए की टिकट है जी, 35 रुपए की टिकट के साथ 40 करोड़ का बिजनेस, 35 रुपए की। 35 आज 3000 की टिकट के साथ 5 करोड़ भी नहीं होता। ऐसे ही है। क्यों नहीं होता? रिपीट वैल्यू नहीं है फिल्म में कि बार बार देखें, खुद देखें, फिर फैमिली को लेके जाएं, फिर दोस्तों को लेके, यार बड़ी अच्छी फिल्म है। तो जब तक 1-2 चीजें हैं, जब तक टिकट कम नहीं होगा आम आदमी के लिए, मासीस के लिए, और जब तक आप रिपीट वैल्यू अपनी फिल्म में नहीं रखें। तो ये जो एलिमेंट मिसिंग है शाहजी, ये भी फिर बता दें, क्योंकि तजवीज़ भी कर दें फिल्म मेकर्स के लिए जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस चीज़ का वो ख्याल रखें कि वो उनकी ऑडियंस दोबारा एक ही मूवी को देखने के लिए दोबारा भी सिनेमा का रुख कर ले, ऐसा उसमें कंटेंट हो। इन्होंने समझ लिया है कि सिर्फ बीट ही है। अच्छा, हैवी बीट लगा दी गाने में, लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे, कुछ नहीं समझ। लेकिन जब तक म्यूजिक में मिठास नहीं आएगी और जब तक उसमें पोएट्री नहीं है, देखें जो पोएट्री है ना, उसका हर लफ्ज अपने अंदर एक मौसीकी रखता है, उसका एक सुर है, उसकी एक ट्यून है। अच्छे लफ्ज जब आ जाते हैं तो अच्छी ट्यून बन जाती है, और अगर नहीं आती तो आप देख लें कोई गाना हिट नहीं हो रहा, तू किथे मैं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठाठाई हो रही होती है, नहीं कर पा रहे होते हैं, ट्यून है ही नहीं। और अच्छी शायरी हो तो लगता है कि वो शायरी रक्स कर रही है, मतलब कोई गाने के ऊपर कोई डांस है या नहीं, लेकिन लगता है शायरी रक्स कर रही है, अल्फाज रक्स कर रही है। ट्यून जो है वो अच्छे लफ्जों के साथ, शायर भी नहीं है आपके पास, तुकबंदी है सारी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं, और वाकई अगर हम आज चूड़ियाँ का डिस्कशन कर रहे हैं तो अब मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी और मैं देखूंगी दोबारा, और हम बार-बार आपके लिए चूड़ियाँ 2 बना रहा हूँ। वाह जबरदस्त, ये तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, और मैंने शुरू कर दी है। अच्छा, जबरदस्त तो चूड़ियाँ 2 हम बना रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने, आपकी एज के लोगों ने चूड़ियाँ नहीं देखी हुई है। सर मैंने तो देखी, मैंने देख ली। अच्छा, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे ये नहीं कहता। वो शुजात साहब ने भी देखी हुई, हम दोबारा मैंने 6 दफा देखी है, मुझे क्या ऐसे ही है, पेरेंट्स के साथ बैठ। ये आपको किस तरह शादी हुआ कि लोगों ने नहीं देखी? तो अब मुझे ये बताएं कि आप जो दूसरी बार जो बनाऊंगा देखें। वो हम पहली बार जब, अब हम दोबारा जाकर पहली वाली देखेंगे, फिर रिलेट करके दोबारा कनेक्ट करके दूसरी भी देखेंगे, तो ये तो बहुत जबरदस्त। हमें तो इंतजार है, बस ये बता दें कि कब तक आ सकती है। वैसे अभी तो शुरू हुई है, 5-6 महीने लगेंगे। बिल्कुल भाई, कामयाबियां समेटे चूड़ियां पार्ट 2 भी जो आ रहा है, अब नई मूवी आ रही है, ये तो हमारे लिए बड़ी एक्सक्लूसिव एक खबर भी हो गई। अच्छा अहमद साहब, आपकी जानिब आएंगे, जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, हर बंदा एक कंटेंट क्रिएटर है, हर बंदा एक फिल्म मेकर है, व्लॉगिंग का दौर चल रहा है, तो कितना टफ कंपटीशन हो चुका है कि एक डिग्री लेकर एक फिल्म मेकर आता है मार्केट में, लेकिन अब कोई कंटेंट की उस तरह से वैल्यू नहीं रह गई। डिग्री खैर अहम होती है, उसको हम उससे ये नहीं कर सकते कि वो नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए रास्ते बनाती है, और नए से नया रास्ता अगर आप निकालना चाहें तो वो निकलता है। आप थोड़ा सा मैं पीछे से जोड़ते हुए बात को कि जो 35 रुपए का जो टिकट था ना, जिन सिनेमास के ऊपर था, वो गिर रहे हैं यार इस वक्त, गिर चुके हैं और गिर रहे हैं। सो जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनको पॉलिसी बनानी होती है कि अगर सिनेमा गिरेगा और कोई प्लाजा बनेगा तो उसका एक फ्लोर जो है वो सिनेमा को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंड जो है वो एलोकेटेड थी ना उस काम के लिए।
तो तब आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। यानी सारे इट्स अ फैसेट, यानी बेसिकली एक फिल्म मेकर है, वो तो फिल्म बनाएगा और बनती रहेगी। जैसे आप कह रहे हो कि कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, कोई टिकटॉकर है, कोई है, और सर ने भी एक टिकटॉकर को लेके फिल्म बनाई, तो वो ये आपने देख ली, आपने बात छेड़ दी। हाँ, उसकी करते हैं अभी बात, तो वो उसके बाद चोट लगाने की शादी कोशिश की है बिलाल से। नहीं सही कहा। हाँ नहीं मैं ये बिल्कुल हकीकत है। तो हम तो देखते हैं ना इनका काम कि क्या कर रहे हैं, और ट्राई टू कनेक्ट। मैं तो इसलिए भी देखता हूँ कि जो हमारी यंगर लॉट है उसको हम कनेक्ट कर सकें इन लोगों के साथ, बिकॉज कहीं से मिसिंग है वो जो एक डोर है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि ऑडियंस होना चाहिए देखने के लिए, जिसकी सर ने बात की कि वो 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा आके देखे। और फिर है कि दिखाना कहाँ पे है उसको, कोई सिनेमा हाउस भी तो होना चाहिए जहाँ उसको दिखाया जाए। तो ये आप इस पे देखते रहे, इस पे करते रहे, लेकिन ये जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ना जाके फिल्म देखने का, उसमें हमें बिहेव करना आता है, उसमें हमें देखना आता है, उसमें दूसरे को देख के सीखते हैं यार किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, सो कॉम बनती है। आपकी लर्निंग प्रोसेस ही है। क्यों ये कलेक्टिव क्लासेस होती हैं, क्यों इस तरह से लोगों को बिठा, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लर्निंग। आपने एक दूसरे से सीखना है, और वो जाके अच्छा ये जो एक चीज और भी है कि लोगों ने देखा ही नहीं हुआ कंटेंट बना रहे हैं पर देखा ही नहीं हुआ अपना लोकल कंटेंट। कोई फॉरेनर चीजें देख ली हैं, उसको जोड़ लिया, अब उससे कहते हैं कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ कर लेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कौम तो आपकी कहीं और खड़ी है और एक हिस्सा कौम का कहीं एक और जगह खड़ा है। सो ये जो बस अब शुजात साहब के पास चलते हैं। हम आप तो हमारी तो गुफ्तगू के लिए नहीं आपको ज़हमत देने लगे हम। हाँ जी, हम अब आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बस शौक रखते हैं भाई आपकी जिस फन के आप माहिर हैं आवाज़ सुन सकें। इजाज़त से मैं शाह साहब की और डॉक्टर साहब की, उस्ताद सलामत अली खान साहब की काफ़ी मैं सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी का गुडना फाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मिंडे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं रोवा ओ जिमें बिछड़ी कूंज कतारा सांवल मोड़ मुहार वाह 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 वाह, सांवल मोड़ मुहार तत्ती रो रो मैं वाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनावा सड सड जोशी मैं फला पावा मुला कोड़ो तवीज लिखावा मैं तकर दिया जतान हजार सांवल मोड़ मुहार। जबरदस्त जबरदस्त। अब ये देखिए बहुत खूबसूरत क्या डूज बुज नहीं है इसका, वो कितना इफेक्टिव है। पीछे बहुत बड़ा अमला नहीं है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, फील हो रिलेट रहा कर फील और इसमें जहाँ इनकी गायकी का ताल्लुक है, इनके लबो लहजे का ताल्लुक है, इनके अंदर से जो सुर निकल रहे हैं उनका ताल्लुक है, वहाँ अल्फाजों का बिल्कुल, अल्फाजों का भी बहुत अजीब मैटर करते हैं। अच्छे अल्फाज हों तो दिल को छूते भी हैं। छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेनी है, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्ती सेलिब्रेशन है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बड़ी जी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन के साथ हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त 800 एपिसोड्स हमारे रहे, बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही, और सेलिब्रेशन के लिए लगी 800 पाउंड वजनी केक जो है वो आ गया। इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन के लिए इतने ज़बरदस्त गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स एन ऑनर। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सर का यहाँ मौजूद होना हमारी सेलिब्रेशन को 4 चांद लग चुके हैं, और शुजात साहब हैं, अहमद बिलाल साहब हैं, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिब्रेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल शाह जी, हम एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा, ये फ्यूचर तैयार कर रहे हैं जी। मैं माजी हूँ। अल्लाह ये शादी आपका कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो तैयारी हो रही है बच्चों की, लेकिन साथ में एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, केक काटने से पहले
कि उन बच्चों को प्रैक्टिकल की तरफ लाइक जी बिल्कुल DSLR हाथ में दे के आप ट्रेन नहीं कर सकते। जी बहुत ही खूबसूरत पैगाम है शाह जी आपका। आए जी फिर अब हम आप भी इस पे हस्बे तौफीक आप रख सकती हैं वहाँ। जी जी जरूर। तो हम मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। ले जी वाह जी उज़ैर हैप्पी बर्थडे। 800 एपिसोड। ख्वाहिश है कि 800 थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। भाई, वक्त खत्म एक हो सिफर चुका है लग लेकिन जाए आगे, 8,000 सेलिब्रेशन का तक। सिलसिला जारी है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।